पानी पानी, बहू पानी ला दे बहू, गला सूख रहा है। दादी दादी आपको क्या चाहिए? बिट्टू तेरी मम्मी कहाँ गई है बेटा? बहुत प्यास लगी है मुझे, भूख के कारण प्राण भी निकले जा रहे हैं। जरा जाकर मम्मी से बोलना दादी को खाना पानी पूछ ले। दादी मम्मी तो कमरे में सो रही है और मम्मी ने कहा है कि मैं उन्हें परेशान ना करूं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं भी आपके लिए खाने को कुछ लेकर आता हूं और पानी भी लेकर आता हूं। ठीक है बेटा बिट्टू, जो पानी तो ले आ। ये है कौशल्या जी। कौशल्या जी बेचारी एक हफ्ते से बुखार में तड़प रही थी। ना तो कोई उनसे दवा पूछने आया और ना ही उनके कमरे में किसी ने खाना या पानी पूछा। बुखार में तड़पती हुई कौशल्या जी लगातार अपने कमरे से पानी के लिए अपने बहू बेटे को आवाज लगा रही थी। कमजोरी के कारण गले से आवाज भी नहीं निकल रही थी और भूख के कारण मानो कौशल्या जी के प्राण निकले जा रहे थे। आज उन्हें बुखार से तड़पते पूरे एक हफ्ते बीत गए, लेकिन किसी भी बेटे बहू ने उनका ख्याल ही नहीं किया। बेटी बहुओं को जब भी अपने कमरे से बाहर निकलते हुए देखती या उनकी आहट सुनती तो बेचारी कौशल्या जी उनको आवाज लगाने लगती, लेकिन वो लोग अनसुना करके वहाँ से निकल जाते। ना जाने उनके बेटों का कैसा दिल था कि माँ के तड़पने की आवाज सुनकर भी कोई उनके पास नहीं आता था। कौशल्या जी के 6 साल के पोते ने कौशल्या जी की आवाज सुनी तो वह अपने दादी के कमरे में आ गया और उसे अपने दादी की हालत देखी नहीं गई, इसलिए वह रसोई में जाकर एक गिलास पानी और 2-4 केले लेकर दादी के कमरे में आ जाता है। लेकिन तभी बिट्टू की मम्मी को बिट्टू की आहट आती है रसोई में, तो वह बिट्टू के पीछे पीछे अपनी सास के कमरे में आ जाती है। दादी उठो दादी, लो मैंने आपके लिए केले और पानी लेकर आया हूँ। बिट्टू मैंने तुझसे कितनी बार मना किया कि इस बुढ़िया के कमरे में मत आया कर, तुझे समझ में नहीं आता क्या? लेकिन मम्मी दादी को भूख लगी थी, दादी भूख से तड़प रही थी, इसलिए मैं दादी के लिए केले और पानी लेकर आया हूँ। अरे इस बुढ़िया का तो रोज का यही काम है, दिन भर शोर मचाती रहती है। पता नहीं बुढ़ा इस मुसीबत को हम पर क्यों छोड़कर कहाँ चला गया है। अगर जल्दी आए और इस मुसीबत को यहाँ से लेकर जाए। अगर 2-4 दिनों के अंदर वो बुढ़ा नहीं आया ना तो मैं इस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे मैं तो कहती हूँ दीदी, इस बुढ़िया को आप घर से निकाल फेंकते हैं। सच कहूँ दीदी, अब मैं इस बुढ़िया को ना ज्यादा दिन तक इस घर में नहीं झेल सकती। चाची आप ऐसा क्यों बोलती हैं? ये तो दादी का भी घर है ना। चुप कर बिट्टू, कितनी बदतमीजी कर रहा है तू? बड़े छोटे से बात करने की तमीज भूल गया है क्या? अभी खींचकर एक लप्पड़ लगाऊंगी तुझे। अरे दीदी इस बुढ़िया के साथ रहने का नतीजा है, इसलिए तो मैं आपसे कहती हूँ कि अपने बच्चे को ना इस बुढ़िया से दूर ही रखो। मैं तो अपने बच्चे को इस बुढ़िया के आसपास भी भटकने नहीं देती। ये सब बुढ़िया की बोली बोल रहे हैं आजकल आपके बच्चे। और हैरान दीदी देखो तो, ये बुढ़िया बच्चों को चोरी करना भी सिखा रही है। बिट्टू रसोई से केले चोरी करके लाया है इसके लिए। क्यों बिट्टू, चोरी की तूने? अरे तुझसे इस बुढ़िया ने कहा था चोरी करने को। मम्मी मेरे कान छोड़ो, मम्मी मुझे दर्द हो रहा है, मेरे कान छोड़ो, मुझे दादी ने नहीं कहा चोरी करने को, केले तो मैं डाइनिंग से लेकर आया हूँ। बहू मेरा गुस्सा बच्चे के ऊपर क्यों उतार रही हो? अरे उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे कुछ लाने को कहा था। माँ जी शर्म नहीं आती, बच्चों को चोरी करना सिखा रही हैं आप। बहू मुझसे गलती हो गई, लेकिन बिट्टू के कान छोड़ दो, बच्चा है बेचारा, दर्द हो रहा होगा उसे। देखो तो कैसे भोली बनने का दिखावा कर रही है बुढ़िया। और दीदी आपके चाय का सेट भी तो तोड़ दिया इस बुढ़िया ने, नीचे देखो एक कप टूटा हुआ है, आपके तो कप का सारा सेट ही बिगड़ गया। चाची दादी ने नहीं तोड़ा, मुझसे गलती से छूट गया। चुप, दादी का चमचा बना फिर रहा है, चल अंदर वरना 2 चाटे मारूंगी खींचकर। चल चल बिट्टू कमरे में चल, तेरे पापा को आ जाने दे। बढ़िया केले खाने वाली। उस छोटे से बच्चे को अपनी दादी की तरफ देखी नहीं गई, लेकिन उसकी माँ ने उसे 2 चाटा मारते हुए वहाँ से खींच के ले गई। बेचारा मासूम सा बच्चा रोते चिल्लाते हुए वहाँ से चला गया। इधर बच्चे और बड़ी बहू के जाते ही छोटी बहू ने दांत पीसते हुए अपनी सास के हाथ से केले छीनकर जमीन में फेंक दी और इसके ऊपर पैर भी रख दिया उसने। लेकिन कौशल्या जी भी ऐसी परिस्थिति में क्या करती? भूखे पेट भला कैसे सांस लेती? खाली पेट कभी मजबूरी थोड़ी ना समझता है, वो तो बस खाना मांगता है। इसीलिए कौशल्या जी ने जमीन पर पड़े उस केले को उठाकर खा लिया। लेकिन उनकी दोनों बहुओं ने छुपकर उन्हें केले खाते देख लिया और वो फिर से कमरे में आ धमकी। देखो तो कैसे मैंने पैर रख दिया था, उस केले को उठाकर खा ली इस बुढ़िया ने। और क्या करती, इसकी औकात ही है कि जमीन में पड़ी चीजें उठाकर खाए। अरे वो बुढ़ा भी ना जाने कहाँ मर गया है, आता और इस बुढ़िया को लेकर चला जाता। अरे दीदी हम इसे झेल ही क्यों रहे हैं? मैं तो कहती हूँ चलो ना इसे धक्के मारकर हम निकाल देते हैं घर से। नहीं नहीं बहू, मैं तुम लोगों के पैर पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ,
ड्रामेबाज और चालबाज बुढ़िया है। इसे मैं पिछले 10 सालों से जानती हूँ। बहुत नौटंकी करती है ये बुढ़िया। ड्रामा करना तो कोई इससे सीखे। इधर दोनों बहू कौशल्या जी को खरी खोटी सुना रहे थे। तभी अचानक वहाँ कौशल्या जी के पति के दोस्त अशोक जी आ जाते हैं। संतोष जी को देखते ही कौशल्या जी की दोनों बहू सकपका गई। फिर बोली, अरे आपका कैसे आना हुआ? अरे बेटा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा भाभी जी से मिलता चलूं। असल में कौशल्या जी की दोनों बहुओं को लग रहा था कि संतोष जी ने उनकी सारी बातें सुन ली होगी, लेकिन संतोष जी ने दोनों बहुओं को आश्चर्यचकित करते हुए कहा, आप दोनों बहुएं मिलकर भाभी जी का बहुत ख्याल रखती हैं। भगवान ऐसी बहुएं किस्मत वालों को ही देता है। संतोष जी की बातें सुनकर दोनों बहुएं इतराने लगी। हाँ अंकल जी, हम तो माँ जी की बहुत सेवा करते हैं और अभी हम दोनों बहुएं मिलकर बस माँ जी के कमरे की सफाई करने आई थी। आप बैठिए ना, हम अभी आपके लिए चाय बना कर ले आते हैं। हाँ दीदी, आप चाय बनाइए ना, कमरे की सफाई मैं कर लेती हूँ। माँ जी देखिए ना, अंकल जी आए हैं। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? जी भाई साहब, मैं अच्छी हूँ। थोड़ी देर तक संतोष जी कौशल्या जी से बात करते हैं, उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। असल में संतोष जी एक सरकारी वकील थे और कौशल्या जी के पति वह भी सरकारी नौकरी में थे, जिस कारण उनका यहाँ से वहाँ ट्रांसफर होता रहता था। कौशल्या जी पहले तो बच्चों के कारण दूर रही, फिर शादी होने के बाद बीमारी के कारण उनके साथ न जा पाई। ससुर जी को अच्छी खासी मोटी तनख्वाह मिलती थी, जिस वजह से बहुएं ससुर जी के सामने बहुत दिखावा करती थी और दोनों बहुओं ने अपने ससुर से कह दिया था कि वह माँ जी को उनके भरोसे छोड़कर निश्चिंत होकर चले जाए। इस बार कौशल्या जी के पति रमेश जी का ट्रांसफर बहुत दूर शहर में हो गया था, जिस कारण वह 3-4 साल में एक ही बार आ पाते थे, लेकिन इस बार तो पूरे 7 साल बीत चुके थे, लेकिन वह वापस घर नहीं आए थे। असल में जब सास बीमार नहीं रहती थी तो बहुएं अपने पास सास को इसलिए रखती थी ताकि अपनी सास से घर का पूरा काम ले सके और उन लोगों को आराम मिल सके। जब तक ससुर जी घर में रहते तब तक बहुएं सास की सेवा का खूब दिखावा करती, लेकिन उनके जाते ही उनकी बहुएं अपने असली रंग में आ जाती थी। कई बार तो दोनों बेटे की शादी के बाद कौशल्या जी ने अपने पति के साथ जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन दोनों बहुओं ने बहुत ही मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके बेचारी सीधी सादी कौशल्या जी को घर में ही रोक लिया, क्योंकि बेचारी कौशल्या जी कभी किसी से कुछ कह ही नहीं पाती थी। असल में कई बार कौशल्या जी ने अपनी बुरी स्थिति के बारे में अपने पति को बताने की कोशिश की, लेकिन वह यह सोचकर रुक जाती थी कि उनके पति बीपी के मरीज है और ये सब सुनने के बाद कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, इसीलिए कौशल्या जी रमेश जी को कुछ ना बताती, क्योंकि डॉक्टर ने रमेश जी को साफ साफ चिंता मुक्त रहने की हिदायत दे रखी थी। अक्सर रमेश जी कौशल्या जी को चिट्ठी लिखते रहते थे। इसी तरह धीरे धीरे 3 महीने का समय बीत जाता है और एक दिन डाकिया कौशल्या जी के पास रमेश जी की चिट्ठी लेकर आता है। अरे ये तो बाबूजी की चिट्ठी है। माँ माँ, क्या हुआ जी? रीना, ये बाबूजी की चिट्ठी है, माँ के लिए आई है। लो इसे माँ को दे आओ कमरे में, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही। क्या हुआ छोटी, देवर जी क्यों आवाज लगा रहे थे? अरे दीदी, लैला के मजनू की चिट्ठी आई है, इसलिए आवाज लगा रहे थे ये। अच्छा, बुड्ढे की चिट्ठी आई है? देखना छोटी, खोल के तो पढ़, क्या लिखा है बुड्ढे ने। अरे दीदी, अपना टाइम वेस्ट कौन करे, क्या लिखा होगा बुड्ढे ने? यही कि समय पे खाना खा लेना, समय से सो जाना, समय समय पर दवाई खाना। अरे हर चिट्ठी में यही तो लिखा होता है। दीदी, आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ो, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है इस पत्र को पढ़ने में, क्योंकि इससे पहले मैंने 10 बार पढ़ चुका है। एक ही बातें लिखी होती है बुड्ढे की खत में। मुझे भी नहीं पढ़ना है छोटी, मुझे भी मालूम है वो बुड्ढा क्या लिखा होगा कि मेरी बुढ़िया ने खाना खाया या नहीं। चल उस बुढ़िया का आवाज लगाते हैं, वो आकर ले जाए अपने बुड्ढे का पत्र। बहू, चिट्ठी आई है क्या? ये देखो आ गई लैला मजनू की चिट्ठी लेने। दे दे छोटी इसकी मजनू की चिट्ठी, चाह के मार के शर्मा के कमरे में छुप कर पढ़ेगी अपने मजनू की चिट्ठी। दे इसे। दोनों बहुओं की कड़वी कड़ी बातें सुनकर बेचारी कौशल्या जी का दिल जैसे छल्ली छल्ली हो गया, लेकिन मरती क्या ना करती, मजबूरी बस चुपचाप अपनी बहू के हाथ से चिट्ठी लेकर अपने कमरे में चली गई। अपने आंचल के कोर से आंसू पोंछते हुए चिट्ठी पढ़ने लगी। बेचारी कौशल्या जी आंखों में आंसू लिए अपने पति रमेश जी की चिट्ठी पढ़ने लगती है। चिट्ठी में लिखा था, उम्मीद है कि तुम ऐसा जरूर करोगी जैसा मैं तुम्हें करने को कहता हूँ। मैं जब वापस आऊंगा तो वैसा ही पाऊंगा जैसा मैं चाहता हूँ। और चिट्ठी में आगे लिखा हुआ था कि दिल पर पत्थर रखकर सही, मगर तुम्हें करना ही पड़ेगा। कौशल्या जी ने चिट्ठी पढ़ने के बाद चिट्ठी अपने पल्लू में छुपा लिया। शाम को उनके घर जब संतोष जी आए, जो कि पेशे से वकील थे और वह उनके पति रमेश जी के अच्छे दोस्त थे। संतोष जी कमरे में आए और आकर बैठ गए और कौशल्या जी से कुछ बातें करने लगे। तभी उनकी दोनों बहुएं जब कमरे में आने लगी तो संतोष जी ने उन्हें इशारा करके कमरे में आने से मना कर दिया।
भाभी जी आप निश्चिंत होकर वही कीजिए जो रमेश आपको करने को कह रहे हैं। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, लेकिन अभी आप दोनों को बाहर ही रहना होगा। मैं भाभी जी से कुछ जरूरी बात कर रहा हूँ। संतोष जी की बात सुनकर दोनों बहुएं खुसुर फुसुर करने लगी और कमरे से बाहर चली गई। अरे ऐसा क्या बतिया रहे होंगे दोनों? अरे छोटी देखो ना, दरवाजे पर कान लगाकर कितनी देर खड़ी रही, लेकिन दोनों इतनी धीरे बातें कर रहे हैं कि उनकी बातें मेरे कानों तक आई ही नहीं। अरे दीदी, पहले तो ये संतोष अंकल आते थे तो जो भी बात करना हो हम लोगों के सामने ही करते थे, लेकिन आजकल अकेले कमरे में ऐसा क्या बात करते होंगे बाजी से? हाँ छोटी, मैं तो आज बिट्टू के पापा को बताऊंगी। उनके माँ के लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जी सब तो मुझे भी हो रहा है, कहीं बुढ़िया संतोष अंकल के साथ कोई गुल तो नहीं खिला रही है, या तो फिर हमारे खिलाफ जरूर कोई साजिश रच रहे होंगे दोनों। जो भी बात हो, आज तो इन्हें आ जाने दो दफ्तर से, मैं इनसे बात करके ही रहूंगी। थोड़ी देर बाद संतोष जी वहाँ से चले जाते हैं और जब शाम को दोनों के पति घर आते हैं तो दोनों अपने पतियों से कहती हैं, सुनिए जी, आपकी माँ जरूर हमारे खिलाफ कुछ साजिश रच रही है। क्यों, ऐसा क्या हो गया रीना? अरे संतोष अंकल का आजकल आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और आज तो उन्होंने हद कर दी। वो कमरे में माँ जी के साथ अकेले में ही कुछ बातें कर रहे थे और जब हम दीदी के साथ कमरे में जाने की कोशिश किए तो उन्होंने हमें ये कहकर रोक दिया कि वह माँ जी से कोई जरूरी बातें कर रहे हैं। और बातें भी इतनी धीरे धीरे हो रही थी कि हम लोग दीदी के साथ दरवाजे में कान लगाकर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही थी। अरे रीना, तुम बेकार में चिंता करती हो। संतोष अंकल पापा के बहुत ही अच्छे और क्लोज मित्र हैं, वो बस मम्मी के हालचाल पूछने के लिए आए होंगे। अरे आप समझते क्यों नहीं है, वो वकील है और बात भी धीरे धीरे कर रहे थे, जरूर कुछ बात है। अरे छोड़ो यार, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम तो बेकार में बात का बतंगड़ बना लेती हो। यही जवाब कौशल्या जी के बड़े बेटे ने भी अपनी पत्नी को दिया। यही जवाब कौशल्या जी के बड़े बेटे ने भी अपनी पत्नी को दिया, लेकिन इधर संतोष जी का घर में आना जाना कुछ ज्यादा हो रहा था। ये यूं कहे, अब तो वो हर शाम को कौशल्या जी से मिलने आते, उनके लिए दवाई, फल, मिठाई और खाने की और भी ऐसी कई चीजें लेकर आने लगे थे। लेकिन कौशल्या जी की दोनों सातिर बहुएं ये सब देख देख कर जल भून रही थी, गुस्सा कर रही थी वो कौशल्या जी के ऊपर। यहाँ तक कौशल्या जी को दोनों बहुएं उल्टे सीधे ताने भी मारती थी। कौशल्या जी के चरित्र को लेकर भी दोनों बहुएं कौशल्या जी का चरित्र हरण करती थी। अरे आप ही कुछ सोचिए, अपना दिमाग चलाइए कि अचानक से पिताजी के दोस्त सासू माँ की इतनी परवाह क्यों करने लगे? हाँ वैसे कोई ना कोई बात तो जरूर है, ये संतोष अंकल का आना जाना कुछ ज्यादा ही हो गया है, बात करना पड़ेगा माँ से। कौशल्या जी के दोनों बेटे अपनी अपनी पत्नी के भड़कावे में आ जाते हैं। पहले कौशल्या जी की दोनों बहुएं कौशल्या जी की कोई सेवा नहीं करती, ढंग से खाना पीना भी नहीं देती थी, इसलिए कौशल्या जी दिन पर दिन बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और बीमारी के दौरान भी उन्हें दवाई गोली नहीं मिलता, इसलिए उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। लेकिन जब से संतोष जी का आना जाना शुरू हुआ था, तब से संतोष जी कौशल्या जी को दवाई, फल, मिठाई ऐसी बहुत सारी चीजें ला कर देते, जिसे खा पी कर कौशल्या जी तंदुरुस्त हो गई थी। अब कौशल्या जी इधर से उधर चलने फिरने भी लगी थी, नहीं तो वह एक ही कमरे में पड़ी रहा करती थी। कौशल्या जी के दोनों बेटे ने एक दिन अपनी माँ को बहुत बुरी तरीके से डांट फटकार लगाई। माँ, ये सब क्या तमाशा है घर में? अरे ये संतोष अंकल का आना जाना कुछ ज्यादा नहीं हो गया है घर में? उनका इस तरह से बार बार आना जाना हमें कुछ ठीक नहीं लगता। आप उनसे कह दीजिएगा कि वो इस तरह से बार बार घर में ना आए। अरे बेटा, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? संतोष अंकल तो शुरू से इस घर में आते जाते रहे हैं, अब उनके आने जाने से तुम्हें क्या समस्या हो रही है? हाँ माँ, तुम्हें क्यों कोई तकलीफ होगी? तुम्हें तो रोज अच्छे अच्छे फल, मिठाई सब मिल रहा है ना खाने को। देखिए माँ, आप साफ साफ बोल दीजिएगा अंकल जी को, वरना हम ही बोल देंगे। उनका इस तरह से घर में आना जाना हमें अच्छा नहीं लगता। इस तरह कौशल्या जी के दोनों बेटे ने कौशल्या जी को बुरी तरह से डांट फटकार लगाई और डांट फटकार लगाकर वो अपने अपने काम से निकल गए। दूसरे दिन शाम को संतोष जी फिर से कौशल्या जी के घर आए और इस बार तो संतोष जी ने कमरे में अंदर आकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, जिसे देखकर कौशल्या जी की दोनों बहुओं ने हाय तौबा मचा दी और अड़ोस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लिया। हाय राम, कैसी सास है ये, देखो तो कैसे पराये आदमी के साथ कमरे में बंद है। हाँ छोटी, रुक जा जरा, मोहल्ले के 2-4 लोगों को बुलाकर आती हूँ मैं। अरे जरा अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता, कमरे में कैसे पराये आदमी के साथ बंद है, छी। हाँ दीदी, मैं इन्हें भी फोन करती हूँ, ये और जेठ जी भी आ जाए और देख ले अपनी माँ की काली करतूतें अपनी आंखों से। कौशल्या जी की दोनों बहुओं ने जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया था और कौशल्या जी की बड़ी बहू ने तो हद ही कर दी थी, क्योंकि उसने मोहल्ले के 2-4 लोगों को बुलाकर घर में इकट्ठा कर लिया था। इधर बहुएं शोर मचा रही थी, लेकिन अंदर बैठे संतोष जी और कौशल्या जी को बहुओं की आवाज नहीं जा रही थी। बड़ी बहू मोहल्ले के लोगों को इकट्ठा करने चली गई और छोटी बहू अपने पति और जेठ को फोन करके यहाँ की सारी बातें बता दी। छी, मुझे तो शर्म आ रही है इन्हें सास कहने में भी। अरे रीना बहू, इतना शोर क्यों मचा रखा है तुम लोगों ने? अच्छा हो गया काकी जी,
जो आप लोग आ गए। अरे हमारी सासू माँ को तो लाज शर्म भी नहीं है। देखो तो इन्होंने अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं किया, पराया आदमी के साथ 1 घंटे से कमरे में बंद है। छी बहू, ये कैसी बात कर रही है अपने सास के खिलाफ? तुझे जरा भी शर्म नहीं है? अरे हम कौशल्या को शुरू से जानते हैं, वैसी चरित्रहीन औरत नहीं है। काकी जी, मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ, जो अपने घर में देख रही हूँ वही बता रही हूँ आप लोगों को। हाँ काकी जी, रीना बिल्कुल सच कह रही है। हाय राम, ये कैसा जमाना आ गया है? अरे अपनी उम्र का कुछ तो लिहाज किया होता कौशल्या ने। बताइए ना काकी जी, आप ही लोग बताइए, क्या ऐसी इज्जत कमाई जाती है? भीड़ तमाशा देख रही थी, लेकिन अभी तक लोग कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि संतोष जी की मोहल्ले में अच्छी खासी इज्जत थी। थोड़ी देर बाद कौशल्या जी के दोनों बेटे भी आ जाते हैं। क्या हुआ? क्यों बुलाया है तुम लोगों ने? और ये सब भीड़ इकट्ठा क्यों है हमारे घर में? अरे देवर जी, अपनी माँ की काली करतूत अपने आँख से देख लिया, इसलिए फोन करके बुलाया है आप लोगों को। बात क्या है? सीधे सीधे बोलो। यही कि माँ जी किसी पराये आदमी के साथ 1 घंटे से कमरे में बंद है और उन्होंने दरवाजा भी अंदर से लगा रखा है। इधर सब लोग बात ही कर रहे थे कि तभी संतोष जी दरवाजा खोलकर बाहर आते हैं। उन्हें देखकर सब लोग चुप रह जाते हैं, कोई किसी से कोई सवाल नहीं करता। भाई ये सब क्या है? सब लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हैं? लोगों ने संतोष जी को देखते ही अपनी नजरें नीचे झुका ली, क्योंकि संतोष जी बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। लेकिन बड़ी बहू चुप न रह सकी और उसने बहुत ही गुस्से से कहा संतोष जी से, पहले ये बताइए कि अंदर बैठकर बंद कमरे में आप क्या गुलछरे उड़ा रहे थे हमारी सास के साथ? अरे जरा तो अपनी उम्र का लिहाज किया होता। दोनों बहुओं की बात सुनकर पहले तो संतोष जी हंसे और फिर बोले, अच्छा, कल पता चल जाएगा तुम लोगों को। क्या पता चल जाएगा? और हंस तो ऐसे रहे हैं जैसे इन्होंने कोई नेकी की होगी। बहू रानी, नेकी ही समझो और आराम से बैठकर बस कल तक का इंतजार करो। अपनी बात खत्म करके संतोष जी वहाँ से चले जाते हैं और मोहल्ले के बाकी लोग भी चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि संतोष जी की अच्छी खासी इज्जत थी, इसीलिए लोगों ने उनसे सवाल जवाब करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन दोनों बहुएं तो जैसे आग बबूले हुए जा रही थी। देख लिया तमाशा आपने? अरे आपकी माँ ने तो पूरे मोहल्ले के सामने हमारी नाक कटवा कर रख दी। देखा ना, कमरे में उस वकील के साथ बंद थी आपकी माँ, और वकील साहब ने भी बड़ी बेशर्मी से हंसते हुए कह दिया कि हम कल तक का इंतजार करें। अरे ऐसा क्या होने वाला है कल? माँ के कमरे में चलो, चलकर माँ से बात करते हैं। माँ, ये सब क्या था? अरे जरा तो उम्र का लिहाज किया होता आपने। शर्म नहीं आई आपको, जो संतोष अंकल के साथ पापा की गैर हाजिरी में कमरे में बंद थी तुम? अरे हो क्या रहा था बंद कमरे में? माँ, जरा तो शर्म किया होता तुमने। छी, बंद करो अपनी बकवास। शर्म तो तुम लोगों को आनी चाहिए। भाई साहब के बारे में और मेरे बारे में ऐसा सोचते हुए तुम सब लोगों की आत्माएं मर चुकी है। अरे अपनी माँ के ऊपर लांछन लगाते हुए जुबान क्यों नहीं कट गई तुम्हारी? कौशल्या जी की बड़ी बहू ने कौशल्या जी का हाथ मरोड़ते हुए गुस्से से कहा, देखो तो जुबान कितनी चल रही है इस बुढ़िया की। कौशल्या जी गुस्से से अपना हाथ छुड़ाते हुए अपनी बड़ी बहू के गाल में 2 तमाचे मारे और कहा, बेशरम बदतमीज औरत, बहुत सह लिया मैंने। अब तूने हाथ भी लगाया ना तो तेरा हाथ काट के रख दूंगी। कौशल्या जी का आज ऐसा रूप देखकर सब लोग हैरान रह गए। उनके बेटे बोलने लगे कि आज उनकी माँ को अचानक हो क्या गया है। सब लोग सोच रहे थे कि पहले तो उनके गले से आवाज तक नहीं निकलती थी, और अब इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि उन्होंने अपनी बड़ी बहू को 2 तमाचे लगा दिए। कौशल्या जी का व्यवहार देखकर उनके चारों बहू बेटे सोच में पड़ जाते हैं और चुपचाप वहाँ से अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरे ही दिन सुबह सुबह कौशल्या जी के घर में 4 लोग आते हैं। हाँ, कौशल्या जी का घर यही है। बेटा, जरा कौशल्या जी को बुला दो, हमें उनसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है आप मुझे बताइए, मैं उनकी बड़ी बहू हूँ। बेटा, तुम कौशल्या जी को बुला देती तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, बैठो आप लोग, मैं अभी बुला कर लाती हूँ माँ जी को। इस बुढ़िया को क्या हो गया है आजकल? इससे ना जाने कैसे कैसे लोग मिलने आते हैं। कौशल्या जी की बड़ी बहू कौशल्या जी के पास जाती है और उन्हें बुलाकर सामने ले आती है। नमस्ते भाई साहब। जी नमस्ते बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बहुत मदद की है। आपका ये योगदान हमारे आश्रम के लिए किसी उपकार या चमत्कार से कम नहीं है। अरे नहीं भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? इसमें उपकार कैसा? जी आपके इस योगदान के लिए हम आपका नाम एक बड़े से पत्थर पर लगवा कर उसे अपने आश्रम में रखेंगे। आश्रम का नाम सुनते ही बड़ी बहू भौचक्की रह जाती है। अच्छा काम कीजिए ना, आप जाकर सारा घर देख लीजिए। चलिए मैं आपको सारा घर दिखाती हूँ।
कौशल्या जी ने आश्रम वालों की बड़ी मदद की है। कैसी मदद? असल में कौशल्या जी ने हमको ये घर पूरे 50 लाख रुपए में बेच दिया है। वैसे मार्केट के हिसाब से इस घर की कीमत तो करोड़ों रुपए से भी ज्यादा है। क्या? हाँ, वैसे कौशल्या जी तो 50 लाख रुपए भी नहीं लेना चाहती थी इस घर के, लेकिन हम लोग भी मुफ्त में नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि बुढ़ापे में उन्हें भी तो रुपयों की जरूरत होगी ना। आश्रम से आई महिला के मुंह से ये बातें सुनकर तो जैसे बड़ी बहू के परखच्चे उड़ गए थे। उसने थोड़ी ही देर में अपने देवर पति और देवरानी को बुलवा लिया और उनने सारी बात बता दी। हाँ जी, मैं सच कह रही हूँ, आपकी माँ ने इस घर को बेच दिया आश्रम वालों को। अभी अभी आश्रम के लोग पूरे घर का मुआयना करके गए हैं। माँ, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप अकेले इस घर को नहीं बेच सकते। ये मेरा घर है, मेरे नाम पर है, इसको बेचने का फैसला भी मेरा ही है। हमको पता है माँ, इस घर को बेचने का फैसला आपने उस वकील के साथ मिलकर लिया है ना। अभी हम पापा को फोन करते हैं और बताते हैं आपके करतूतों के बारे में। अभी आकर पापा आपके अक्ल ठिकाने लगाएंगे। इधर कौशल्या जी का बड़ा बेटा अपने पिताजी को फोन लगा ही रहा था कि पीछे से कौशल्या जी के पति आ जाते हैं। क्यों बेटा, मुझे फोन लगा रहे थे? देखो मैं खुद चलाया। पापा, बहुत अच्छा हुआ जो आप आ गए। देखो ना, आपके पीछे से माँ क्या कर रही है। माँ ने इतना बड़ा घर 50 लाख रुपए में बेच दिया आश्रम वालों को। हाँ पापा, वो भी आपसे बिना पूछे। अरे माँ कौन होती है ये फैसला लेने वाली? आपके दोस्त ने ये सब करवाया है, वही संतोष अंकल, जिनका आना जाना कुछ ज्यादा ही हो गया है आजकल। हाँ पिताजी, आपके दोस्त ने आपको धोखा दिया है। रोज आते थे और माँ के साथ कमरे में बंद हो जाते थे। जाने क्या करती थी ये अंदर। अपनी बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कौशल्या जी का तो जैसे खून खौल जाता है। वो अपनी बहू के पास जाती है और तुरंत ही अपनी बहू के गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ती है। खबरदार, दोबारा ये शब्द अपने मुंह से निकाला तो जुबान काट कर रख दूंगी। अच्छा माँ, अब पापा के सामने पोल खुल रही है तो आप धमकी दे रही हैं भाभी को? क्यों, अब पापा के सामने डर लग रहा है आपको? कौशल्या जी के पति ने अपने बेटे को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अरे नालायक, अपनी माँ के ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देख लो। कितने गिरे हुए हो तुम लोग जो अपनी माँ के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा रहे हो। बेशर्म कहीं के, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? पापा, आपको क्या हो गया है? आप यहाँ नहीं थे, आप नहीं जानते आपके पीछे से यहाँ क्या क्या हुआ है। अरे तुम जैसे औलादों से तो बे औलाद ही रह जाते हम लोग, तो ही अच्छा था। और ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सिर्फ तुम्हारी माँ के कहने पर नहीं हुआ है, बल्कि ये सब मेरे कहने पर हुआ है। मैंने ही ये सब तुम्हारी माँ को करने को कहा था। क्या ये सब आपके कहने पर हुआ? मगर क्यों पापा? हाँ, ये सब मेरे कहने पर हुआ है। दगाबाज मेरा दोस्त नहीं, बल्कि तुम चारों आस्तीन के सांप हो। मेरी गैर हाजिरी में माँ के साथ क्या सलूक किया है तुम लोगों ने, मुझे सब खबर लग चुकी है। तुमने अपनी सगी माँ को रोटी रोटी के लिए तरसा दिया था। तुम लोगों का तो जमीर भी मर चुका है। जो तुम्हारे सामने तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ के ऊपर हाथ भी उठा देती तो तुम लोग उफ तक नहीं करते थे। तुम्हारी पत्नियों ने तुम्हारी माँ के ऊपर ऐसा घटिया लांछन लगाया और तुम लोग कायरों की तरह चुपचाप तमाशा देखते रहे। अरे बहुएं तो दूसरे घर से आई हैं, इनके संस्कार के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुमने अपने तो संभाले होते। तुम्हें तो मैंने पाला था, तुम्हें अच्छी परवरिश दी थी, लेकिन आज मुझे अपनी परवरिश पर शर्म आ रही है। शायद मैंने ही तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए। अब जल्दी से तुम चारों अपना सामान बांधो और मेरा ये मकान खाली करो, क्योंकि मैंने ये मकान बेच दिया है। नहीं नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा कोई ठिकाना नहीं है इस घर के अलावा। अरे सड़क में भीख क्यों ना मांगो। अब मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से, वरना अभी पुलिस बुलाकर धक्के मार कर निकलवाऊंगा। कौशल्या, जल्दी से अपना सामान बांध के आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, क्योंकि मैंने एक छोटा सा घर खरीद लिया है जिसमें हम दोनों का आराम से गुजारा हो जाएगा। अशोक जी की बात सुनकर चारों बेटे बहू की नजरें शर्म से नीचे झुक गई। चारों माफी मांगते रहे, लेकिन आज कौशल्या जी और अशोक जी पत्थर बन चुके थे। उन्होंने अपने बच्चों को माफ नहीं किया, बल्कि उन्हें उनके हाल पे छोड़कर वहाँ से अपना सामान लेकर चुपचाप निकल गए। दूसरे दिन आश्रम वाले आ जाते हैं उस घर में। फिर मजबूरन अशोक जी के चारों बेटे बहू को घर खाली करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे नालायक औलादों के साथ तो यही होना चाहिए। हमेशा माता पिता को बच्चों की गलती को नजरअंदाज करके उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। ऐसे बच्चे किस काम के जो अपनी सगी माँ के ऊपर इतना घटिया लांछन लगाए, और ऐसी बहुएं भी किस काम की जो अपनी सास के ऊपर हाथ उठाए और उन्हें दाने दाने को तरसाए। तो हम आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।